4 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। और आज बड़ी खबर हरियाणा से आती हुई, जहां पर पूरी मनोहर लाल कैबिनेट ने सुबह इस्तीफा दे दिया। उसके बाद राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया, लेकिन नायब सैनी अब नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर ली। नायब सैनी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। नई सरकार बनाने का दावा नायब सैनी ने पेश किया। राज्यपाल से मिलकर यह दावा नायब सैनी ने पेश किया है। नायब सैनी हरियाणा के अब नए मुख्यमंत्री होंगे। तो बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। जो भी स्थिति है वो हरियाणा से इस वक्त राजनीतिक सुगबुगाहट को सामने रखती हुई, जहां पर मनोहर लाल खट्टर को ऐन लोकसभा चुनाव के पहले जिम्मेदारियों से हटाया गया और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी नायब सैनी को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। नायब सैनी जो कि कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, इससे पहले उन्हें ओपी धनखड़ की जगह हरियाणा प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था और आज नायब सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। और इस पर अभय चौटाला ने क्या कुछ कहा है, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं। सुनते हैं। हरियाणा में सुबह से ही सियासी उठापटक चल रही है और ऐसे में लगातार जिस तरह से जो तमाम बैठकें हुई और बैठकों के बाद ये निर्णय लिया गया कि विधायक दल के नेता अब नायब सिंह सैनी होंगे, यानी कि प्रदेश की कमान जो है नायब सिंह सैनी को सौंपी गई है। मेरे साथ बात करने के लिए इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला साहब मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से ये तमाम चीजें रही 48 घंटे में पूरी की पूरी हरियाणा की सियासत, बीजेपी की अगर बात करें, जेजेपी बीजेपी गठबंधन को लेकर लगातार ये बात होती थी कि ये गठबंधन टूटेगा, लेकिन इस कगार पर इस तरीके से टूटेगा, क्या कहेंगे सर आप? मैंने सबसे पहले ये बात कही कि ये गठबंधन नहीं है। आप प्रेस के लोग इस बात पे जोर लगाते थे कि गठबंधन की सरकार है। बीजेपी के लोग भी, जेजेपी के लोग भी गठबंधन कहते थे और मैं कहता था ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। ये लुटेरों का एक गिरोह है जो इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने में लगा हुआ है और ये उस दिन टूट जाएगा जिस दिन इनके लेन देन में कोई फर्क आ जाएगा। आज जो ये सत्ता से बाहर हुए हैं, आज ये जो सरकार गई है, जहां इन्होंने लूट मचाई 4.5 वर्ष तक, उसका नतीजा है कि मुख्यमंत्री उस 4.5 वर्ष के अंदर लूटने वाले लोगों को रोक नहीं पाया। इसलिए आज जहां वो सत्ता से बाहर हुए, वहां मनोहर लाल खट्टर को भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। सबसे बड़ा मुख्यमंत्री का जाने का कारण जो है वो इस प्रदेश को लूटना है। इस प्रदेश के अंदर 4 चीजें हुई इस सरकार में। बेरोजगारी बढ़ी, इस सरकार में महंगाई बढ़ी, इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा और इस 4.5 साल की सरकार के अंदर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई, कानून व्यवस्था खत्म हो गई। हमने 24 घोटाले इस सरकार के दौरान हुए, धान घोटाले से लेकर के आखिर नौकरियों के लेन देन में भी जो घोटाले हुए, पेपर लीक हुए, शराब घोटाला हुआ, अनेक घोटाले हुए, उन सब की जांच की मांग करी। हर बार मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन मिलता था कि हम इसकी जांच करेंगे। इस विधानसभा के सेशन में भी मैंने फिर पूछा था कि कहाँ है वो तुम्हारी फाइलें, कहाँ दबा रखी है तुम लोगों ने? कोई जवाब नहीं था। उसी का नतीजा है कि लोगों को सत्ता से जाना पड़ रहा है। आप किसी को मुख्यमंत्री बना दें, हर हालत के अंदर विधानसभा का जब चुनाव आएगा, इस भाजपा को भी सत्ता से बाहर होना पड़ेगा, ये सत्ता से जाएंगे। साहब, आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में लोकसभा चुनाव बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। इनेलो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर तैयार है, कांग्रेस की लिस्टें तैयार हैं, बीजेपी भी अपनी तैयारी किए बैठी है। जेजेपी के साथ जो हुआ वो 2 सीटें 1 सीटों के समीकरण पे, क्या भविष्य देखते हैं जननायक? जो ये कहते थे कि हम तो चीफ मिनिस्टर की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो 1 सीट पे आगे थे कि नहीं आगे थे। तो आप अपने आप ही अंदाजा लगा लो कि इसका भविष्य क्या होगा। जो लोग हमें छोड़ करके जेजेपी में गए थे,
मैं उनसे एक अपील करूंगा कि आप वापस आओ। आप चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले लोग हो। चौधरी देवीलाल ने कभी भी राजनीतिक समझौते नहीं किए। इन लोगों ने चौधरी देवीलाल के नाम पे वोट लिया, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक समझौता किया। उसी का नतीजा है कि आज ये जो इतने ज़्यादा स्पीड से 17% वोट लेकर के जो रोजाना इस बात की चर्चा करते हैं कि हमारा 17% वोट आया, हमारी 10 सीट आई, हम अगली सरकार बनाएंगे। अब जब चुनाव होगा लोकसभा का, आप नतीजे देखना। ये मेरी कोई भविष्यवाणी नहीं, ये हकीकत होगी। 0.7% वोट इनको मिलेगा, इससे ज्यादा वोट नहीं। 1% से पहले सिमट जाएंगे। इनकी टिकट लेने वाला कोई नहीं बचेगा। इनका भविष्य तो ये है। नई सरकार को क्या कहेंगे सर? आज नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने हैं, अब कैबिनेट को शपथ दिलवाएंगे, कह रहे हैं कि 4 से 5 नए चेहरे आ सकते हैं। अभी हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसको हासिल करने का काम किया गया था। अब क्या, किस तरह की रणनीति? मैं बधाई देता हूं नए मुख्यमंत्री को, लेकिन उनसे ये उम्मीद भी करूंगा कि जो 24 घोटाले हुए इस प्रदेश के अंदर, वो उनकी जांच पड़ताल कराएंगे लोगों के सामने। उन घोटालों के किन किन लोग शामिल हैं उनके नाम उजागर करेंगे। जो घोटाले की जांच हुई है, जैसे शराब वाले मामले की जांच हो रखी है, रजिस्ट्री वाले की जांच हो रखी है, सहकारिता वाले की जांच हो चुकी है, इन सब को पटल पे रखेंगे विधानसभा में और लोगों के सामने उसको सार्वजनिक करेंगे कि ये लोग दोषी हैं। इन लोगों ने हरियाणा को लूटने का काम किया है। और उसके साथ साथ जो कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, मैं अब उससे नए मुख्यमंत्री से उम्मीद करूंगा कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सख्ती करें और विशेष रूप से नफे सिंह हत्याकांड जो है उसमें जो लोग शामिल हैं उनको तुरंत अरेस्ट कराएं। परिवार के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला हमारे साथ मौजूद थे। स्पष्ट तौर पर बधाई भी दी गई है नायब सैनी को, लेकिन साथ ही साथ जो घोटाले हुए हैं उनकी स्पष्ट तौर पर जांच कराने और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को सुचारू करने को लेकर भी जो है वो स्पष्ट तौर पर कहा गया है अभय सिंह चौटाला की ओर से। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से पहले हरियाणा में बीजेपी का एक बड़ा एक्सपेरिमेंट और एक बड़ा बदलाव जो है देखने को मिला है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और महासचिव कुमारी सैलजा है। बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति के तहत हरियाणा में बदलाव किया है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री को बदलना और नए मुख्यमंत्री का चयन करना, इस रणनीति को किस तरह देखती हैं आप? ना ये रणनीति है ना कुछ और, ये एक पैनिक रिएक्शन है, घबराहट में, क्योंकि जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई, इनका अलायंस टूटा। आप मुझे बताइए कि आप और जगह और राज्यों में तो जाकर अलायंस बना रहे हैं, यहाँ पर आपका बना अलायंस टूटा है। टूटना था, ये दिख रहा था, लेकिन जब इन्होंने देखा कि पार्टी में भी बिखराव आ रहा है, अलायंस बिखराव होना था, पहले होता, कब हुआ, क्या हुआ, वो भी एक अलग स्क्रिप्ट है कि ये मिलकर ही कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी अपनी पार्टी में भी हो रहा था उससे घबराकर इन्होंने आज ये बदलाव किया है। चुनाव को थोड़े दिन बचे हैं, लोकसभा चुनाव को, और इन्होंने ये भी देखा कि ज़मीन पर जिस प्रकार से लोग इनसे दूर जा चुके हैं, लोगों का विश्वास नहीं रहा, और ना सिर्फ ये, मैं तो ये कहूँगी कि लोग इनके बिल्कुल खिलाफ हो चुके हैं। आने वाले समय में इनको ये दिख रहा था। एक और राहुल जी की यात्राएं, दूसरी ओर हरियाणा में भी हमने यात्रा की, जो लोगों ने बहुत उसको, आप समझ लीजिए कि रात को 11-11 बजे तक कड़ाके की ठंड में लोग इंतज़ार कर रहे थे और इतना स्वागत कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, इवन मोदी जी के खिलाफ लोग सुनना पसंद कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें इन्होंने देखी, और उसको देखते हुए अब जो ये आप बात रणनीति की कह रहे हैं, ये रणनीति नहीं है, ये एक रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को आप कितने दिन चला पाएंगे ये अपनी सरकार को, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन इस तरह की सरकार चल पाएगी। ठीक है, लेकिन लगातार देखा गया है कि एक और राहुल गांधी ओबीसी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री सदन के भीतर अपने आप को सबसे बड़ा ओबीसी का चेहरा बताते हैं, और उससे ही पहले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में एक ओबीसी
समुदाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना, क्या बीजेपी मानती है इस बात को कि लोकसभा चुनाव में ओबीसी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मुद्दा उठाती आई है, वो मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी को बैकफुट पे ला सकता है, इसीलिए कदम उठाया गया है? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि राहुल जी ने जिस प्रकार ओबीसी की बात को, उनके मुद्दों को निकाला है और इनको बेनकाब, भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब किया है, तो ओबीसी में एक जागरूकता आई है। उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक के लिए बचाने के लिए ये प्रयास कर रही है। हरियाणा में एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ये मैं नहीं कह सकती कि इनकी कमिटमेंट है। ठीक है, एक आखिरी सवाल लूंगी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जेजेपी और अब बीजेपी अलग अलग रास्तों पे है, अलग अलग चुनाव लड़ेगी और कहीं ना कहीं जाट समुदाय के वोट बैंक को साधने की कोशिश भी करेगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी रणनीति बना रही है। लोकसभा चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी हैं। कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी और इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या कांग्रेस को हरियाणा में फायदा मिलेगा? कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी की एक पार्टी है। हम इस तरह की बातें ना लोगों में है, हम सभी लोग हैं, आप देखते हैं। और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो शोषित वर्ग है उसकी बात उठाई है। शोषित वर्ग, दलित वर्ग, पिछड़ा, उनको कांग्रेस पार्टी ने उभारा है। इन्होंने केवल खोखले वायदे किए हैं, स्लोगन दिए हैं, तो वो खोखलेपन को देखते हुए इन्होंने ये फैसले अभी लिए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का फ़ायदा देखो, एक तो हमारी जो कांग्रेस, जैसा मैंने कहा, सभी लोगों को साथ लेकर चलना, ये हमारी विचारधारा है। राहुल जी की यात्रा, राहुल जी जिस तरह से लोगों के बीच में घुसकर लोगों की बात को उठाते हैं, और फिर जो मैं आपको बताई, हमने जो जैसे यात्रा भी की, तो वर्गों को हमने जागरूक किया है। ख़ास तौर से हमारा जो दलित वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसको हमने जागरूक किया। आज वो कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, तो फायदा नुकसान की बात नहीं है, बात ये है कांग्रेस ही विकल्प है। चलिए, हमसे बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे कुमारी सैलजा का ये बड़ा बयान है, ये बड़ा दावा है कि कहीं ना कहीं हरियाणा में अब बीजेपी के बाद जो लोग देख रहे हैं वो कांग्रेस को एक बड़ा विकल्प के तौर पे देख रहे हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ कनिका, इंडिया न्यूज दिल्ली। इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री ने, और उनके साथ ही सभी मंत्री शामिल थे, और अभी इस्तीफा गवर्नर साहब ने स्वीकार कर लिया। दोबारा शब्द कब ले रहे सर? सीएम कौन बनेगा? मैं नहीं बता सकता। सीएम अगला सीएम कौन रहेगा? गवर्नर साहब बताएंगे। अरे सीएम कौन रहेगा? सीएम बिल्कुल ठीक है, सीएम साहब ही सीएम साहब हैं। सीएम वही है। एक और समझौता हो गया हरियाणा में। जो पहले सरकार, जो 2019 में जो सरकार बनी थी, एक दूसरे को करके बने थे, तो स्वार्थ में ये यार बन गए थे। अब एक और समझौता है गठबंधन का, गठबंधन अलग करने का भी समझौता हो चुका है स्वार्थ में। सवाल पूछते